24 मार्च 2020 का वो दिन जब बाजार लहूलुहान थे और लाइफ टाइम लो पर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, या यूँ कह के एक बड़े करेक्शन के बाद बाजार वहाँ पर बड़े बुरे हाल में थे। लेकिन वहाँ से जो भारतीय बाजार घूमे, दुनिया भर के बाजार घूमे और जिस तरह की तेज़ी हुई है, इसलिए हमने सोचा कि उस दिन को याद इसलिए किया नहीं जाए कि वो दिन ख़राब था, बल्कि इसलिए किया जाए कि वो समय बहुत अच्छा था, शायद पैसा लगाने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए। और इसीलिए हम मना रहे हैं वेल्थ क्रिएशन वीक, और इस खास सीरीज़ में हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं बाज़ार के ऐसे जाने माने दिग्गजों से जिन्होंने ये नहीं बल्कि ऐसे कई तेज़ी और मंदी के बाज़ार देखे हैं और उन्हें समझ में आता है कि वेल्थ किस तरह से बनाई जानी चाहिए। तो आइए वेल्थ क्रिएटर से मिले इस खास सीरीज़ में बाज़ार के जाने माने दिग्गज HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO नवनीत मनोज साहब मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। पहली चीज़ जो मुझे याद आती है कि कोविड के वक्त जब मूड माहौल बड़ा ख़राब था और आपसे कोविड के तुरंत ही बाद, समय तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 2-3 महीने बाद का शायद समय होगा, जब हमने चर्चा की थी, आपने एक इंटरेस्टिंग और बड़ी बात बोली थी, सर्वाइवल से रिवाइवल। हम उस तरफ हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जहाँ पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी बड़ी मुश्किल से हालात में जान कैसे बचाई जाए, उस वक्त हिंदुस्तान की इकोनॉमी में आपने ग्रीन शूट्स देखे थे। तो कोविड से क्या लेसन इंडस्ट्री के लिए, आपके, हमारे लिए, सबके लिए मिले? नहीं अनिल जी, जब हम पिछले 4 वर्ष देखते हैं, आज के बिल्कुल 4 साल पहले जब कोविड को, पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को जब कोविड का हिट लगा, और उसके 1 या 2 महीने बाद ही जब प्रधानमंत्री का एक नया पैकेज आया, जब RBI ने सीरीज़ ऑफ एक्शंस लिए उस स्थिति को देखकर, जिस तरह से सेबी ने कैपिटल मार्केट्स को बराबर से नियमित रखा, नियंत्रित रखा, और मेरे ख्याल में सब लोगों ने, चाहे बिजनेसेस ने अपने आप को रीओरिएंट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि चाहे ये बहुत बड़ी चुनौती है पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए, लेकिन पूरी मानवता, पूरा विश्व खाली सर्वाइवल देख रहा है कि हम कैसे बचें इससे। भारत एक ऐसी जगह थी जहां हम इसमें अपना रिवाइवल भी ढूंढ रहे थे, हमारा एक रिसर्जेंस भी ढूंढ रहे थे कि क्या इसमें ऐसे मौके आ सकते हैं, चाहे सरकार के लिए, चाहे आम जनता के लिए, चाहे बिजनेसेस के लिए और या इन्वेस्टर्स के लिए, क्या इसमें ऐसे मौके आ सकते हैं जो दूरगामी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। और आई थिंक वो मेरे ख्याल में भारत की अप्रोच बहुत डिफरेंट रही बाकी सब लोगों से। अगर आप बाद में देखें, जिस तरह चाहे वैक्सीन डिप्लोमेसी ले लीजिए, जिस तरह से मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का जो कोऑर्डिनेशन रहा, जहां विश्व के दूसरे कई देशों में जिस तरह से उन्होंने हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाया, कितना बड़ा उनको इन्फ्लेशन देखना पड़ गया इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ को, भारत में ऐसी तकलीफ नहीं आई। और कई चीज़ें जो दूरगामी एक अच्छी पॉजिटिव हो सकती थी, जैसे हमको लगा कि एक सप्लाई चेन को लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसे सिक्योर किया जाए, और बाद में जो PLI वगैरह की पॉलिसीज़ बनी कि एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट्स के एक नए आयाम हम बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में कमी नहीं आई। वो 2 सालों में जब पूरी दुनिया खाली सर्वाइवल देख रही थी, हम देख रहे थे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कंटिन्यू होने चाहिए। और 2021 के बाद तो जो वापस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जो ज़ोर से काम चालू हुआ गवर्नमेंट का, तो उसके नतीजे आज हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में भारत ने जिस तरह से कोविड की पूरी सिचुएशन को, चाहे हमारी सरकार हो, पॉलिसी मेकर्स हो, बिजनेसेस हो और आम जनता हो, और सबसे बड़ी अगर मैं एक बात और कहूँ, डिजिटल एडॉप्शन, जिस तरह से हमने एक एज ए कंट्री, बिकॉज हम लोग उसके कुछ सालों पहले से ही डिजिटल इंडिया पर, एक डिजिटाइजेशन पर हर क्षेत्र का एक बहुत ही मैं कहूँ अगर भारत में हमने उसको एक चुनौती के रूप में लिया, एक बड़े अवसर के रूप में लिया। लेकिन कोविड ने एक नया अवसर दे दिया, चाहे हमारी इंडस्ट्री भी हो। कभी भी कैपिटल मार्केट में एक दिन में भी ऐसा नहीं हुआ कि सेटलमेंट डिले करना पड़ गया या कुछ और तकलीफ हो गई, या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, चाहे हमारे RTA हों, चाहे इंडस्ट्री पूरी हो, हमने एक नया तरीका निकाला और पूरा जो फिजिकल ट्रांजेक्शन थे वहाँ से हम पूरे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की तरफ चले गए। तो मेरे ख्याल में अगर पिछले 4 वर्ष देखें तो हमने बहुत चुनौतियां देखी, बड़ी तकलीफ़ें देखी, पर मेरे ख्याल में भारत एक ऐसा देश था जो एक उभर कर आया एक नई शक्ति के रूप में। यानी कि समस्या तो पूरी दुनिया के लिए थी, लेकिन अगर इस समस्या से क्लियर कट विनर जो एक निकला है तो वो भारत निकला है। सबसे ज़्यादा फायदा समस्या होने के बाद हिंदुस्तान को हुआ है। चाहे आप हमारी ग्रोथ देख लीजिए, हम विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बने, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, 4था सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बने। चाहे आप हमारा इन्फ्लेशन देख लीजिए, जब अगर समृद्ध देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ 1-2% का इन्फ्लेशन रहता था, उन्होंने 10-10% के इन्फ्लेशन देखे, US ने, UK ने, यूरोप ने। हमारे यहाँ रिलेटिवली काफ़ी कंट्रोल रहा। एक्सटर्नल अकाउंट भी देखें, चाहे हमारा करेंट अकाउंट देखें या अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स देखें, तो भारत ने इस स्थिति को बहुत ही बखूबी से, अगर मैं कहूँगा,
हमने इसे हैंडल किया। लेकिन कोविड के बाद भारत में एक नए निवेशकों की लहर भी आई है। बिल्कुल। चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, चाहे डीमैट अकाउंट नए खुलते हुए दिखे हों, खास तौर से युवा, महिलाएं बाजार की तरफ बड़ी आकर्षित हुई हैं और पिछले 4 सालों में पैसा भी आपकी इंडस्ट्री ने बहुत बना कर दिया है, बाजार ने सबको बना कर दिया है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक कभी कोई ढंग का करेक्शन या मंदी देखी नहीं है। वेल्थ क्रिएशन बनाने में और उसको बनाए रखने में क्या अप्रोच होनी चाहिए, खासतौर से फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स की? चाहे जो नए निवेशक आए अनिल जी, और आप सबके सहयोग से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने जो मेहनत करी है, हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एडवाइज़र्स ने, रेगुलेटर्स ने मेहनत करी है कि आज म्यूचुअल फंड सही है, घर घर तक पहुंच रहा है, लेकिन हमें लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन आपने जो कहा कि इन जो निवेशक अभी आए हैं 2020 के बाद, उन्होंने एक बड़ा करेक्शन नहीं देखा है, पर एक चीज़ ध्यान रखिए, वो पुराना तो देख सकते हैं। फरवरी 2020 में अनिल जी 12,000 का निफ्टी था और करीब 42,000 का सेंसेक्स था। एक महीने में हमने करीब 30% की गिरावट देखी, राइट। पर अगर किसी ने बाजार के पीक पर भी पैसा लगा दिया, फरवरी 2020 में अगर किसी ने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगा दिया, 700 रुपये की NAV थी, नीचे में वो NAV 400 रुपये तक चली गई, आज मेरे ख्याल में करीब 1600 रुपये पे है। तो अगर किसी ने पहले लगाया बाजार के पीक पर और इतनी बाजार में घटत देख ली, लेकिन आज भी उसके मेरे ख्याल में 22-23% CAGR वहाँ से भी 4-4.25 साल के बन गए हैं। तो बियॉन्ड अ पॉइंट बहुत ज़्यादा ये बाजार को घटत बढ़त देख के फ़ायदा नहीं है। जो एक SIP के जरिए अगर नियमितता रखी जाए कि जब भी अगर बाजार नीचे आए और अगर आपके पास संभव हो सके और आप अगर थोड़ा सा पैसा और लगा सके उस समय पर और उसका फ़ायदा उठा सकें, तो लंबे समय में अच्छा पैसा बन जाता है। और यही पिछले 15, 20, 30 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड है फंड हाउसेस के, तो यही दर्शाते हैं। बड़े करेक्शंस आए हैं इतने। 2003 से 2008 के बीच में अनिल जी हम 3,000 का सेंसेक्स था, अप्रैल 2003 के आसपास। जनवरी 2008 में बाजार गया 21,000। तो ऐसा तो लगता है बाजार करीब 6-7 गुना बढ़ गया, लेकिन उस दरमियान मेरे ख्याल में 7 या 8 बार बाजार 10% से ज़्यादा का करेक्शन दिया होगा। 2004 में तो थोड़ा और भी बड़ा करेक्शन था। तो बुल मार्केट में भी करेक्शंस आते रहते हैं, तो आप पिछली हिस्ट्री तो आप देख ही सकते हैं। करेक्ट। हाँ, तो करेक्शन के लिए, सीखने के लिए आगे का करेक्शन का इंतजार करने के बजाय पहले भी सीख सकते हैं। और टॉप अप करिएगा SIP की, जब आपको करेक्शन दिखे तभी रुकिएगा मत, तो उस SIP को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन SIP जो कर रहे हैं लोग आजकल, सब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हें लगता है पैसा वहीं ज़्यादा बनेगा। लेकिन कहीं कहीं बातें हो भी रही कि बबल है, फ्रोस्ट है। आप तो म्यूचुअल फंडों की जो अग्रणी संस्था MFI के चेयरमैन भी हैं, कुछ म्यूचुअल फंड ने थोड़ा हाथ भी रोका है पैसा लेने से। क्या लगता है, क्या यहाँ थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है निवेशकों को? सी एक बाज़ार में जो बिहेवियरल फाइनेंस समझते हैं, जो बिहेवियरल साइंस समझते हैं, एक टर्म होती है रिसेंसी बायस। रिसेंसी मतलब पिछले 3-6 महीने, साल भर का रिटर्न देखा और उसको आपने एक्सट्रापोलेट कर लिया, उसको आगे देख लिया। तो कई बार ऐसा हो जाता है, निवेशक देख लें कि पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में कौन सा सेक्टर ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, कौन सा थीम ने या कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी के फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया, और पूरा पैसा उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसा यहीं बन रहा है। पर मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपना टाइम होराइजन के हिसाब से, अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, कई चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसके हिसाब से एलोकेट करना चाहिए डिफरेंट फंड्स में। अगर किसी निवेशक ने सिर्फ पिछले 1 साल का स्मॉल कैप का रिटर्न देख के पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया, तो ऐसा एक्सपीरियंस तो वापस आएगा नहीं। ऐसा नहीं कि हर साल बाजार वैसा ही 40-50% का रिटर्न देता रहेगा, नहीं होगा ना। थोड़ा तो उसमें मीन रिवर्जन होगा, थोड़ा तो उसमें एवरेज वापस बनेगी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे एडवाइज़र के जरिए, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए अपना सही एसेट एलोकेशन किया जाए और निवेश सही फंड्स में। आपने पॉइंट सही कहा कि पुराने रिटर्न्स देखकर अगर आप ये सोचें कि यही रिटर्न्स हर साल बार बार आते दिखेंगे, लेकिन जो आम धारणा इस वक्त मार्केट में बन गई निवेशकों की, और जो नए निवेशक जिस स्पीड से आ रहे हैं, जाहिर सी बात है भले आप हम कुछ भी कहें, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले के सबके मन में एक चीज़ तो रहती है, यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा, है ना। सो उन्हें उनकी माइंड सेट है कि भाई स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी जो है वो FD की चाहिए, बैंक की FD की, और रिटर्न स्टॉक मार्केट के स्मॉल कैप इंडेक्स वाले चाहिए। तो ये दोनों का जो मिसमैच है, इससे कैसे बाहर निकले? एक ही तरीका है कि वो अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से करते रहें
और अगर हर महीने अपना पैसा लगाते रहें तो फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है उस घटत बढ़त को, राइट। डेली एनएवी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डेली बाज़ार को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सुनना चाहिए क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जीवन के बारे में सीखने को मिलती है। आपका मुस्कुराता चेहरा देखते रहना चाहिए, पर अपनी एनएवी रोज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई आप 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। अभी हमारे HDFC बैलेंस एडवांटेज की 30वीं वर्षगांठ थी 1 फरवरी को, तो जिन्होंने 10,000 रुपये महीने लगाए उनके आज करीब 12-13 करोड़ रुपए हो गए इस सालों में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैसे रिटर्न वापस आएंगे, क्योंकि ब्याज की दरें अलग थी, इन्फ्लेशन की रेट अलग थी, अभी आज अलग है, बट एक ये चीज़ ये बताती है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। कौन जाने इससे ज़्यादा भी आ जाए, क्योंकि उस ज़माने में इकोनॉमी क्या थी, उस जमाने में हमारे देश की ताकत क्या थी, देश की स्टैंडिंग क्या थी पूरी दुनिया में, आज कुछ अलग है काल में। बट हमारा कर्तव्य है बोलना कि पास रिटर्न्स आर नो गारंटी ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स। हमारा एक कर्तव्य है एक्सपेक्टेशन लो कर, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए। कोशिश तो हम यही करते हैं, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। और ये चीज़ दर्शाती है कि अगर आपने नियमितता रखी, अगर आप हर महीने पैसा लगाते रहे। अब इस दरमियान उतार चढ़ाव तो बहुत आए। हमने कोविड की बात करी कि किस तरह से 24 मार्च को बाजार क्रैश हुआ था 2020 में, लेकिन ऐसा तो पहले भी हुआ है कई वर्षों में, कई बार 2013 में, 2008 में, 2001 में, 2000 में, 92 बड़े क्रैशेस आए बाजार में, बहुत सारी बाजार में घटत बढ़त हुई है। लेकिन जिसने भी नियमितता से पैसा लगाया उसके बढ़िया वेल्थ क्रिएशन एक म्यूचुअल फंड की। तो आपने एक पॉइंट जो बड़ा स्ट्रांगली बार बार कहा है कि नियमितता रखें, रेगुलर पैसा लगाएं, ये अनुशासन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमेशा कहता हूँ अनिल जी, आपने तो कई बार बात होती है कि वेल्थ क्रिएशन का एक ही फॉर्मूला है, STP, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। सही जगह पैसा लगाएं, लंबा समय और संयम या धैर्य, ये तीनों चीज़ों में अगर आपने एक भी चीज़ निकाल दी तो फिर बड़ी वेल्थ क्रिएशन मुश्किल है। एक बार ऐसा कहते हैं कि अगर थोड़ा सा पैसा बनाना है, मतलब अगर बहुत जल्दी पैसा बनाना है तो 20-25 साल लगेंगे, लेकिन अगर अच्छा पैसा बना 10-12 साल में बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि वो जल्दी बनाने के चक्कर में इतनी गलतियां भी होती रहेगी। ये बताए कि जो लोग हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर, देश पर भरोसा करके अब पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि लाइफ टाइम हाइपर मार्केट है, हम तो लेट हो गए। मतलब वो माहौल कोई 2020 का चाहता नहीं, लेकिन वो भाव जरूर चाहते हैं कि कभी ऐसा मौका मिले। मिस जिनके लिए बस हो गई, क्या उनके लिए अभी भी मौका है, इस बाज़ार में भी पैसा लगाकर वेल्थ बन सकती है? मैं अनिल जी एक छोटी उम्र से अर्ली 80s से बाज़ार को देख रहा हूँ। तो बाज़ार का न्यू आई तो हर कुछ साल में बनेगा, राइट। एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। शेयर बाज़ार में रिटर्न 3 तरीके से आते हैं। सबसे पहला है कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ। जिस तरह से कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी तो वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होएगी। हर साल हर क्वार्टर नहीं होगी, बट लंबे समय में होगी। दूसरा होता है जो कंपनी डिविडेंड देती है वो, और तीसरा होता है जो चेंज इन PE हो जाए। अगर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखें तो जो PE में चेंज हो गया, हो सकता है कंपनी की अर्निंग 100 रुपये की थी और 10 का PE था, तो 1000 रुपये का शेयर का भाव था, और अर्निंग तो सेम ही रही, लेकिन PE अगर 15 का हो गया तो भाव 1500 का हो गया, तो वो 50% का रिटर्न आपको PE में चेंज से आ गया। बट लंबे समय में उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, और बाज़ार का जो अभी वैल्यूएशन है उसको देख के एक फर्दर री रेटिंग हो जाए और PE रेशियो ऊपर चला जाए, मुश्किल है। तो अभी जो रिटर्न आएगा लंबे समय में वो 2 ही सोर्सेज से आएगा। पहला है कंपनियों के मुनाफे बढ़े, और दूसरा है जो कंपनी डिविडेंड्स देती है। इंडिया में डिविडेंड यील्ड कम है, तो मेन रिटर्न जो आपका है वो कंपनियों के मुनाफे बढ़ने से आएगा। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि बाजार ऑल टाइम हाइपर है, लेकिन कंपनियों के मुनाफे तो हर साल बढ़ेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की है, वो 5 बनेगी, 6 बनेगी, 7 बनेगी। जो कंपनी उसी तरह से, जो कंपनी अगर भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर ग्रो करती रहेगी, और कुछ सेक्टर्स या कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो उससे ज़्यादा ग्रो करते रहेंगे, तो उनके मुनाफे तो बढ़ते रहेंगे, तो वो तो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होगा। बजाय शॉर्ट टर्म में, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि इस साल कंपनी का 10% मुनाफा बढ़ा और भाव 10% बढ़ा। कभी भाव 30% बढ़ेगा, मुनाफा 10% बढ़ा, कभी भाव 10% नीचे होगा। बट लंबे समय में अगर आपको विश्वास है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगर 7-8% पे, अगर आप बहुत ऑप्टिमिस्ट है कि अगर 8 के ऊपर चली गई या
अगर आप पेसिमिस्टिक हैं और 6% की भी ग्रोथ मानते हैं, थोड़ा आप इन्फ्लेशन ऐड कर लीजिए, 10-11% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, अगर अच्छी कंपनी है उससे ज़्यादा अपना मुनाफा ग्रो कर लेती है तो उतना रिटर्न तो आना चाहिए। और अगर इन्फ्लेशन के ऊपर, अगर भारत का जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से अगर ये रिटर्न देखें तो बड़ा अच्छा रिटर्न है। और अगर मैं आपको पिछले, जैसे मैंने बताया 30 साल का हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है फंड का, तो हमने एक चीज़ सीखी है कि किसी व्यक्ति ने, अगर कोई बहुत ही दुर्भाग्य था आपका कि आपने सिर्फ बाजार के पीक वाले दिन ही पैसा लगाया उस फंड में पिछले 30 वर्षों में, तो भी आपके रिटर्न ठीक ठाक रहे हैं। अगर आपने 2000 में लगाया, फरवरी 2000 में, और उसके बाद में कुछ भी नहीं करा तो भी आपका रिटर्न ठीक ठाक है। जिसने फरवरी 2020 में पैसा लगाया और क्रैश देख लिया आगे, उसका भी रिटर्न आज बहुत अच्छा है। बिल्कुल। आप बस समय लग सकता है उसमें आपका एक टाइम करेक्शन अगर आप बट आप SIP के जरिए फिर एवरेज करते रहिए। अगर गलत वक्त एंटर कर ले तो समय बढ़ा लें तो ज़्यादा बढ़िया। आप तो लगभग 30-35 साल से मार्केट ट्रैकर है, अभी भले आप एग्जीक्यूटिव रोल में लेकिन आप CIO रहे हैं SBI म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक, और फंड मैनेजमेंट आपने डेट इक्विटी दोनों बड़ा बखूबी देखा है। क्या कुछ आपकी पर्सनल लर्निंग्स रही है जिसकी वजह से आप अपने निवेशकों की, आपके कस्टमर्स की इतनी वेल्थ बना पाए? उसके पीछे क्या राज क्या है? पर्पज़ है HDFC AMC में हम यही कहते हैं, टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। पूरे हर भारतीय के लिए पैसा बनाना, मुझे लगता है वो पर्पज़ अच्छा रखते हैं तो बाकी तो सब चीज़ें ठीक हो जाती है, लोगों की ब्लेसिंग्स मिल जाती है, गुड विशेस हो जाती हैं। बट जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अनुशासन है। इन्वेस्टर के पास जो सबसे बड़ी एसेट है, उनको लगता है कि वो एसेट है उनका जो पैसा है वो, या उनकी जो सेविंग्स है, बट एक बड़ी एसेट है टाइम और पेशेंस जो है वो बहुत बड़ी एसेट है, क्योंकि उसी के जरिए वो जो कंपाउंडिंग होती है वो उसी के जरिए हो पाती है। और किसी ने मेरे को बहुत वर्षों पहले कहा कि लंबे समय में आपके पास कितनी वेल्थ होगी ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि आप कितना कमाते हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं वो आपकी वेल्थ डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि आपका पैसा कितना पैसा कमाता है, आपका पैसा कितना पैसा कमाता है वो निर्धारित करेगा कि आपके पास कितनी वेल्थ होगी। तो सिर्फ सेविंग हो जाना या कमा लेना ही पूरा नहीं है, उसके साथ उसको सही निवेश कर देना और उसके साथ वो संयम रख पाना और उसको लंबे समय दे देना, वो मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि एक फॉर्मूला है वेल्थ क्रिएशन का। बिल्कुल। तो डिसिप्लिन के साथ निवेश करें और उसके बाद लंबे समय के लिए अगर आप बने रहें तो वेल्थ बनने के लिए, आपके लिए आसानी, बनाने के लिए आसानी होगी। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपकी इस वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपको करनी चाहिए थी, मिस की? नहीं, कुछ तो हुई होगी शायद। मेरे ख्याल में हर एक इंडियन में ऐसा रहता है कि भाई घर का अपना मकान ले लें, तो शायद मेरा कुछ ऐसा हुआ कि वो मकान तब था जब शायद बड़ा तेज़ी बाजार चालू हो रहा था, तो वो जितनी SIP हो सकती थी या जितना निवेश हो सकता था तो उतना नहीं हुआ, बिकॉज उस समय पर घर लिया और फिर घर से एक उससे थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा बड़ा घर ले लिया। अगर वो थोड़ा डिले हो जाता तो शायद हाइंडसाइट में पर एक घर चाहिए, सो वो एक टिपिकल इंडियन जिसको कहूँ मैं माइंडसेट है। आजकल जो नवयुवक हैं जो बाजार में उतर रहे हैं, उनके सामने हमारे ज़माने में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, बहुत कम थी, तो हमें पता नहीं अंधेरे में तीर चलाने। अब इनके पास में इन्फॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, किसकी सुने किसकी न सुने और क्या देखे क्या ना देखे। तो कई बार क्या होता है कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को, FNO में आज लेके कल बेचना, इन सब चीज़ को भी इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन का मंत्र समझने लगते हैं। जरा समझाइए क्या करना है। अभी लोगों को लगता है कि एक तो इन्फॉर्मेशन इतनी हो गई अनिल जी, जब हम 80 में थे के दशक में तो अखबार भी एक दिन बाद आता था, मतलब बिजनेस पेपर तो हाँ, अखबार हमारे यहाँ पे मंगलवार को आता था और मंगलवार का भाव देख के हम बुधवार को सौदा देते थे तो गुरुवार को कंफर्म होता था। तो ऐसा नहीं है कि आज इन्फॉर्मेशन बढ़ गई तो लोगों के पैसे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं उसकी वजह से। मैं कई बार कहता हूँ, डेटा इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नॉलेज, नॉलेज इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट विजडम। विजडम चाहिए, बहुत ज़्यादा डेटा और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो वो जो एक संयम की बात है, वो जो एक धैर्य की बात है, वो जो एक लंबे समय की बात है, वो जो एक अनुशासन की बात है, वो जो एक नियमितता की बात है, वो बहुत ज़्यादा डेटा और इन्फॉर्मेशन से नहीं आएगी। इनफैक्ट कई बार गलती हो जाती है, बिकॉज क्या होता है कि अब जब हमारे हर एक आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है तो आपके पास व्हाट्सएप से लेके आजकल तो एक और क्या साहब, टेलीग्राम कुछ ऐसा रहे, हाँ, टेलीग्राम, सिग्नल हैं, पता नहीं कितने ट्विटर हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ओवरडोज इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि आपको एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल आता है, इल्यूजन ऑफ एक कि मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो मैं ज़्यादा ठीक कर सकता हूँ, पर कई बार उसमें गलत स्टेप भी लिया जा सकता है। एक नॉइस होती है बहुत सारी उसकी वजह से और एक सिग्नल होता है। सिग्नल
पकड़ पाना ज़्यादा ज़रूरी है, वो नॉइस गड़बड़ हो जाती है नॉइस की वजह से। बिल्कुल। अब नॉइस बता रहा हूँ आपको, अगर 2000 फरवरी 2020 में बाजार ऑल टाइम हाई पर था, करेक्ट। अगर किसी ने अपना पूरा पैसा लगा दिया, अगर उस व्यक्ति को अगर ये पता होता है कि अगले 3 सालों में इतनी तकलीफें आने वाली है, मतलब सबसे बड़ा हेल्थ क्राइसिस, सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस, सबसे बड़ा इतने बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आने वाले हैं, इतने बड़े सोशल क्राइसिस पूरी दुनिया में, इतना बड़ा क्लाइमेट क्राइसिस आने वाला है, तो आदमी सोचता है कि यार फिर तो पूरा पैसा मेरे को तो बैंक में या कैश में रख लेना चाहिए, कहीं लगाना नहीं चाहिए। लेकिन आपने उसके बाद भी फरवरी 2020 में लगा दिया तो अच्छे रिटर्न आ गए। और जिसको बहुत इंफॉर्मेशन मिली, और मार्च और अप्रैल में अगर आप देखोगे बाजार जहाँ बॉटम हुआ मार्च में, वहाँ से केसेस तो रोज बढ़ रहे थे। वो मैं वेबसाइट का नाम ही भूल गया जो सुबह सुबह लोग देखते थे। वो केसेस वाली कौन सी, वर्ल्ड क्लॉक्स कुछ तो ऐसी थी, हर रोज आज कितने केस। अब वो आप केस देखोगे, निफ्टी देखोगे, तो आप तो उल्टा सोचोगे यार रोज केसेस बढ़ रहे हैं तो बाजार कैसे ऊपर जा सकता है, पर बाजार ऊपर जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा ये सब डेटा। सबसे ज़्यादा पैनिक तो जब पहला केस मिला था तब हुआ था। हाँ, जब पहला केस आया और जब जब लाखों में कैसे चले गए, लेकिन बाजार ऊपर चला था, बाजार ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया उस चीज़ को, बाजार फ्यूचर देख रहा था। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन इसीलिए हमने सोचा कि मार्च 2020 से जो कुछ भी अब तक की लर्निंग्स रही है वो दर्शकों के सामने रखी जाए। एक और आखिरी सवाल आपसे, वेल्थ क्रिएशन में एसेट एलोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि आमतौर पर लोग या तो सारा पैसा किसी एक ही एसेट क्लास में लगाएंगे या बिल्कुल नहीं है, मतलब एसेट एलोकेशन वाली माइंडसेट अभी तक बनी नहीं है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? अगर आप एनुअल आंकड़ा देखोगे 25-30 साल का आंकड़ा कि भाई हर साल कौन सी एसेट क्लास ने क्या रिटर्न दिया, तो कभी ऐसा होगा इक्विटी ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, कभी कभी कुछ ऐसे भी वर्ष दिखेंगे जहाँ फिक्स इनकम ने, डेट ने अच्छा रिटर्न दिया जब ब्याज की दरें नीचे गई। आपको ऐसे भी साल दिखेंगे जहाँ गोल्ड ने भी अच्छा रिटर्न दिया, दोनों एसेट क्लास से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे दिया। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। सपोज़ अगर आप एक मल्टी एसेट फंड में कर दें जहाँ पर आपको एक मिनिमम 10% गोल्ड में भी है, वहाँ पर इक्विटी में भी है, बॉन्ड में भी है, और बाकी का फंड मैनेजर अलोकेट कर दे, तो आप वो एक तरीके से कर सकते हैं। या जो हाइब्रिड फंड होते हैं, हाइब्रिड इक्विटी फंड या हाइब्रिड या इक्विटी सेविंग्स फंड या जो बैलेंस एडवांटेज फंड वगैरह है, उनके जरिए निवेश कर सकते हैं। तो उसमें आपका एक ऑटोमेटिकली एक डायनेमिकली एसेट एलोकेशन होता रहता है। एसेट एलोकेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे आपने सही कहा कि कई लोग सिर्फ पिछले 1 साल का स्मॉल और मिड कैप का रिटर्न देख के लगता है कि खाली स्मॉल कैप में ही पैसा लगाना चाहिए, पर वो सही नहीं है। आपको अपना रिस्क एपेटाइट देख के, अपना एक आपकी कितनी एक स्टॉमक है वॉलेटिलिटी झेलने की, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो देख करके लगाना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन बड़ा क्रिटिकल है और हर व्यक्ति के लिए वो अलग अलग होता है। बिल्कुल। तो वेल्थ क्रिएशन के गुरु मंत्र जो नवनीत जी ने समझाए, पहली चीज़ आप डिसिप्लिन के साथ बने रहें, अच्छी कंपनियों में निवेश करें, समय दें और धैर्य बनाए रखें। STP ये है वो सबसे बढ़िया फॉर्मूला। म्यूचुअल फंड के जरिए करें और ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड के जरिए। और जाहिर सी बात है, क्यों नहीं, क्योंकि जब इतने बढ़िया बढ़िया फंड मैनेजर्स आपको हिंदुस्तान में अवेलेबल, इतने बढ़िया फंड्स अवेलेबल हैं और जिनका इतना लंबा 20-20, 30-30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि किस तरह की वेल्थ और इतना वेल रेगुलेटेड। ये जो भी हमने स्मॉल और मिड कैप में और जो डिस्क्लोजर्स करे हैं, इतनी ट्रांसपेरेंसी पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री में। जिस तरह का हम इंफॉर्मेशन हर महीने और रेगुलरली इन्वेस्टर्स को मिलता है और उसको हम बढ़ाते ही रहते हैं, रेगुलेटर और इंडस्ट्री मिलकर के, जितनी पारदर्शिता हमारे प्रोडक्ट में उतनी बहुत कम जगह। तो निवेशकों के ब्याज पे स्ट्रेस भी म्यूचुअल फंड ही ले रहे हैं, स्ट्रेस देकर। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को वेल्थ क्रिएशन के ये सारे मंत्र और अपना अनुभव बताने के लिए। इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।